हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे वहाँ कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए मित्रों, आज फिर से हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा था। कई दिन हो गए इस टॉपिक को, जिसका नाम है संधि। क्या है? संधि। ठीक है, आज पढ़ेंगे अपन कौन सी? विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। इससे पहले हमने इसमें आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि विस्तार से पढ़ा चुके हैं, जिसके भेद मैं समझता हूं कि आप अच्छी तरह से हल कर सकते हैं किसी भी उदाहरण को। तो मित्रों, अगली जो संधि है आपकी विसर्ग संधि। इसमें विसर्ग संधि पहली बात तो अपन कहते किसी हैं, अगर इसकी परिभाषा की बात करें अपन कि विसर्ग संधि क्या है। ठीक है, तो विसर्ग के स्थान पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन, विसर्ग के स्थान पर किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, होता है उसे उस अपन क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, विसर्ग संधि कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है इसकी कि हम विसर्ग के स्थान पर अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन करें, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। और विसर्ग आप जानते ही हैं कि किसी भी शब्द में, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, ठीक है, विसर्ग आ सकते हैं। नपुंसक लिंग में लगभग कम आते हैं। तो हम कह सकते हैं अब विसर्ग संधि जो है हमारे, इसके जो भेद हैं, अब जैसे विसर्ग के स्थान पर अपने स करते हैं तो उसमें पढ़ते हैं अपना सत्व विसर्ग संधि। कौन सी? सत्व विसर्ग संधि। ठीक है, और इसके बाद में अपना विसर्ग के स्थान पर अगर ऊ करते हैं तो उसे कहते हैं उत्व विसर्ग संधि। ठीक है, और अगर विसर्ग के स्थान पर अपना रू करते हैं तो उसे कहते हैं रुत्व विसर्ग संधि। क्या कहते हैं? रुत्व विसर्ग संधि। अगर विसर्ग के स्थान पर हम उनका लोप कर देते हैं, विसर्गों को गायब कर देते हैं, तो उसे कहते हैं लोप्त अथवा विसर्ग लोप संधि। क्या कहते हैं? लोप्त विसर्ग संधि या विसर्ग लोप संधि। ठीक है, तो ये चार भेद हमको पढ़ने हैं जो सिंपल हैं, बहुत छोटे हैं। इनमें आप आसानी से किसी प्रकार की मेरे हिसाब से परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं हम कौन सी? सत्व विसर्ग संधि। कौन सी? सत्व विसर्ग संधि। इस सत्व विसर्ग संधि में हम सबसे पहले जो इसका नियम है विसर्ग संधि का, वो है, भेद है कौन सा? सत्व विसर्ग संधि। क्या है? सत्व विसर्ग संधि। इसका जो सूत्र है वो है विसर्जनीयस्य। विसर्जनीयस्य स। क्या है? विसर्जनीयस्य स, अर्थात हमको विसर्ग के स्थान पर क्या करना है? स करना है। ठीक है, तो अब हम विसर्ग के स्थान पर स करेंगे तो हमको ध्यान रखना है पदांत में। पदांत का मतलब होता है प्रथम पद के अंत में। ठीक है, पदांत में विसर्ग आए, क्या है? विसर्ग। और जैसे पदांत में हमारे विसर्ग आते हैं, इसके बाद में अगर द्वितीय पद के प्रारंभ में हमें किस या तो स आ जाए, ठीक है, या फिर त वर्ग का वर्ण आ जाए कोई भी, तो हम विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे? स करेंगे। क्या करते हैं? स करते हैं। लेकिन अब हम ऐसी विसर्ग के बाद में अगर ये तालपी स अथवा च वर्ग आ जाए तो अपन क्या करेंगे? विसर्ग के स्थान पर ये वाला स करेंगे। ठीक है, और अगर विसर्ग के बाद में मूर्धन्य स अथवा ट वर्ग का वर्ण हो तो अपन क्या करेंगे? विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमें कौन सा स करना है। ठीक है, वैसे मूल रूप से होता है हमारा कौन सा? दंती स विसर्ग के स्थान पर, सूत्र के अनुसार। क्योंकि सूत्र कहता है विसर्जनीय से स, विसर्ग के स्थान पर क्या करना है? हमको स करना है। अब इस स के स्थान पर बदलाव कब करेंगे? यहाँ पर द्वितीय पद के प्रारंभिक वर्ण को देख करके।
ठीक है। द्वितीय पद के प्रारंभ में अगर स दंती स या त वर्ग का वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर दंती स करना है। विसर्ग के बाद में अगर तालपी स या च वर्ग है तो विसर्ग के स्थान पर हमको तालपी स करना है। और विसर्ग के बाद में अगर मूर्धन्य स अथवा ट वर्ग है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स करना है। जैसे अपन कोई भी उदाहरण लेते हैं, ठीक है, तो अपन देखते हैं उदाहरण के तौर पर इसको अपन मिटा देते हैं, ये लिख लिया होगा आपने। तो अपन उदाहरणों के तौर पर अगर देखें इसको तो हमें विसर्ग के स्थान पर क्या करना है, स करना है। क्या करना है, विसर्ग के स्थान पर स ही करना है। तो आपको जैसे उदाहरण लेते हैं अपन, रामः धन सेते, ये उदाहरण आपके उसमें भी आए थे, किसमें, इष्टुत्व संधि में, उसमें हमने विच्छेद किया था रामस धन सेते। अब यहाँ पर विसर्ग आ गई तो विसर्ग के बाद में क्या है, स है, तो विसर्ग के स्थान पर ये तालवी स करना है, राम। अब मूल रूप से स कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने कर दिया रामस धन सेते, ये स्थिति वो बन गई जहाँ पर जो हमने किया था इष्टुत्व संधि में, ठीक है। तो इस स के स्थान पर, स के बाद में तालपी स है तो इस स के स्थान पर क्या बन जाएगा, तालपी स, रामस्येते, क्या बन जाएगा, रामस्येते। अब बात आती है कि सर अगर रामस्येते उदाहरण आ गया तो इसका विच्छेद हम किस प्रकार से करेंगे, विसर्ग संधि में करेंगे या इष्टुत्व संधि में करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आप विसर्ग संधि में करें तो भी सही है और इष्टुत्व संधि में करें तो भी सही है, क्योंकि यहाँ पर हम दो ऑप्शन ले सकते हैं। अगर इसका विसर्ग संधि में करते हैं तो संधि का नाम विसर्ग संधि लिखना है, सत्व विसर्ग संधि, और अगर इष्टुत्व संधि में करते हैं तो इष्टुत्व संधि का नाम लिखना है। बस अंतर इतना है, बाकी का कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। इसी प्रकार से हमारे लिए आ जाता है जैसे वि धन तार, तो क्या आ जाएगा, विस्तार। विसर्ग के स्थान पर त वर्ग का वर्ण है बाद में, तो ये दंती सा बन जाएगा, विस्तार, है ना। इसी प्रकार से नि धन छल, नि धन छल, विसर्ग के बाद में क्या है, छ है, च वर्ग का वर्ण है, तो बन जाएगा निश्चल, क्या बन जाएगा, निश्चल, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई भी शब्द आ जाता है नी प्लस ठोरो, क्या है, नी प्लस ठोरो, तो क्या बन जाएगा, निष्ठोरो, क्या बन जाएगा। अब यहाँ पर ट वर्ग का वर्ण है ये, तो विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे अपन, ट वर्ग का यानी मूर्धन्य स करेंगे, तो बन जाएगा निष्ठोरो, क्या बन जाएगा, निष्ठोरो, ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी शब्द आता है, अब एक बात ध्यान रखना है कि अगर ये मूर्धन्य स बनाना है हमको विसर्ग के स्थान पर, ठीक है, कई बार तो ये अगर विसर्ग से पहले, क्या, विसर्ग से पहले अगर किसी भी प्रकार का अ को छोड़ करके, अ या आ, इन दोनों को छोड़ करके कोई भी स्वर आता है तो हम विसर्ग के स्थान पर ये मूर्धन्य स करते हैं। क्या करते हैं, मूर्धन्य स करते हैं आधा। जैसे हमारा शब्द आ जाता है नी धन कपट, क्या है, नी धन कपट। अब यहाँ पर अपना विसर्ग के स्थान पर कौन सा स करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना तो त वर्ग का है, न च वर्ग का है, न ट वर्ग का है, तो हमको विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स करना है। क्यों, क्योंकि विसर्ग से पहले क्या है, अ या आ को छोड़ करके अन्य स्वर है यानी ई है, तो विसर्ग के स्थान पर हमको करना है मूर्धन्य स, तो बन जाएगा निष्कपट, क्या बन जाएगा, निष्कपट। इसी प्रकार से हमारा शब्द आता है जैसे परिधनकार, क्या है, परिधनकार। अब परि पे विसर्ग हैं, क्या है, विसर्ग हैं, तो अब विसर्ग से पहले क्या है, स्वर, अ या आ तो नहीं है, इसीलिए अपन क्या करेंगे, मूर्धन्य स करेंगे, तो बन जाएगा परिष्कार, क्या बन जाएगा, परिष्कार, ठीक है। तो ये तो रही मित्रों कौन सी, विसर्ग के स्थान पर स करने वाली बात, है ना। इसी प्रकार से जैसे आ जाता है नी धन सार, नी धन सार, तो क्या बन जाता है, निस्सार, क्या बन जाता है, निस्सार। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन विसर्ग के स्थान पर किस प्रकार का स करना है, कैसा स करना है, ये आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि अगर विसर्ग के बाद में दंती स या त वर्ग का वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर दंती स होगा। अगर तालवी स और च वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर तालवी स होगा। और विसर्ग के बाद में अगर ट वर्ग का कोई भी वर्ण हो या मूर्धन्य स हो
तो फिर क्या करेंगे अपन, मूर्धन्य स। ठीक है मित्रों, ये होती है आपकी कौन सी, सत्व विसर्ग संधि। कौन सी, सत्व विसर्ग संधि। इसके बाद में जो दूसरे नंबर की संधि है आपकी विसर्ग संधि का जो भेद है वो है आपका उत्तव विसर्ग संधि। कौन सी, उत्तव विसर्ग संधि। अब मैं समझता हूँ सत्व विसर्ग संधि में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी छात्र को परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए। इसी प्रकार से अगली जो संधि है वो है उत्तव विसर्ग संधि। कौन सी, उत्तव विसर्ग संधि। ठीक है, इसका जो सूत्र है वो है अतो रो र प्लो ता द प्लुते। क्या है, अतो रो र प्लुताद प्लुते, अतो रो र प्लुताद प्लुते। अर्थात इसका मतलब होता है अत, अत का मतलब होता है अ अथवा आ, अ अथवा आ के बाद, अ अथवा आ के बाद क्या होना चाहिए, विसर्ग। क्या होना चाहिए, विसर्ग। ठीक है, और उसके बाद में भी क्या होना चाहिए, ह्रस्व अ। क्या होना चाहिए, ह्रस्व अ। ठीक है, तो हमको विसर्ग के स्थान पर क्या करना है, विसर्ग के स्थान पर करना है हमें, जैसे यहाँ पर ये विसर्ग हैं तो इसके स्थान पर करना है हमें उ। क्या करना है, उ। ठीक है, और इस ह्रस्व के अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह करना है, लेकिन ये बाद में करना है। अब कई जगह अपन क्या करते हैं कि विसर्ग के स्थान पर डायरेक्ट ओ बनवा देते हैं। क्या बनवा देते हैं, ओ। अब ये ओ तो बनाना है हमें, लेकिन बनाना कब है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है विशेष तौर पर। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, अत। अत का मतलब अ होना चाहिए। आप तो इतना ध्यान रखना, बड़े आ को छोड़ो भले ही कोई दिक्कत नहीं है, मूल रूप से क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अ। विसर्ग से पहले भी अ और विसर्ग के बाद में भी अ। ठीक है, तो ये स्थिति अगर है तो विसर्ग के स्थान पर अपन को क्या करना है, ओ करना है। क्या करना है, ओ करना है। जैसे रामः प्लस अयम, रामः प्लस अयम। अब विसर्ग के स्थान पर हमने क्या कर दिया, उ। क्या कर दिया, उ। तो बन गया राम उ धन अयम, यही तो बन गया। अब म में क्या है, अ, और ये क्या है, उ। बराबर गुण करेंगे तो क्या बनेगा, ओ। यानी अ प्लस उ बराबर क्या बनता है, ओ। इसीलिए अपन क्या कर देते हैं, रामो। क्या कर देते हैं, रामो। यानी विसर्ग के स्थान पर हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, ओ। ठीक है, अब आपने जो पूर्व रूप संधि पढ़ी थी स्वर संधि में, उसमें हमने पढ़ा था कि ए और ओ के बाद में यदि ह्रस्व अ आता है तो उसके स्थान पर अपना अवग्रह चिन्ह कर देते हैं। तो इसका मतलब वही नियम लागू हुआ यहाँ पर। इस अ के स्थान पर क्या करेंगे, अवग्रह चिन्ह कर देंगे, तो रामोयम। क्या बन जाएगा, रामोयम। इसी प्रकार से किसी प्रकार कोई भी शब्द हो सकता है, जैसे अह, अहम, जैसे कोई भी उदाहरण लेते हैं, यशः, यशः धन अयम। क्या है, यशः प्लस अयम। अब विसर्ग से पहले क्या है, ह्रस्व अ है स में, और विसर्ग के बाद में भी अ है, तो क्या हो जाएगा, यशोयम, यशोयम। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे क धन अपि, क्या है, क धन अपि, तो इस विसर्ग से पहले क में अ और ये ह्रस्व अ, तो बन जाएगा कोपि। क्या बन जाएगा, कोपि। इसी प्रकार से सह धन अपि, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सोपि। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद में अ अगर है तो विसर्ग के स्थान पर हमको ओ कर देना है। क्या कर देना है, ओ। ठीक है, और संधि का नाम क्या बताना है, उत्तव विसर्ग संधि। ठीक है मित्रों, इसके बाद में इसी का एक और नियम आता है इसी में, कि यहाँ तो रही थी बात विसर्ग के बाद अ और विसर्ग से पहले अ, तो हमको क्या करना था, ओ। लेकिन अगर विसर्ग के बाद में यदि अकारांत विसर्ग के बाद में, यानी कि एक नियम है इसमें, वो कहता है हसिच। क्या है, हसिच।
वो नियम कहता है हसिच वाला कि यदि विसर्ग से अकारांत पद के बाद में विसर्ग आए और उसके बाद में हस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, हस का मतलब ह से लेकर के और जबगढ़ दस, क्या है, जबगढ़ दस स तक, ठीक है, यानी कि वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ठीक है, वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, कौन से वर्ग का, किसी भी वर्ग का, ठीक है, तो भी अपन क्या करेंगे, इन विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे, ओ, क्या करना है, ओ करना है। और ये उत्त विसर्ग संधि का ही नियम आता है जो दूसरे नियम का उदाहरण है, ठीक है। जैसे किसी भी शब्द को ले, यसह प्लस दा, यसह प्लस दा, अब विसर्ग से पहले क्या है, अ है और इसके बाद में क्या है, द, तीसरा वर्ण है, तो विसर्ग के स्थान पर ओ करना है, तो क्या बन जाएगा, यशोदा, क्या बन जाएगा, यशोदा। दा का अर्थ होता है देना और यश का मतलब यश, यश देने वाला, यश देने वाली क्या कहलाता है, यशोदा, ठीक है। इसी प्रकार से मनः धन रथ, क्या है, मनः प्लस रथ, तो क्या बन जाएगा, विसर्ग के स्थान पर ओ करना है, तो मनोरथ, क्या बन जाएगा, मनोरथ। इसी प्रकार से कोई भी शब्द है, नमः धन नमः, ये पांचवा वर्ण है, माँ के बाद में विसर्ग हैं, ठीक है, तो अपन को विसर्ग के स्थान पर ओ करना है, क्या बन जाएगा, नमो नमः, क्या बनता है, नमो नमः, ठीक है मित्रों। इसी पर कोई भी उदाहरण होता है, अपन लेते हैं, स धन गच्छति, क्या है, स गच्छति, तो इसको अपना सो गच्छति भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सो गच्छति, क्यों, क्योंकि यहाँ पर संधि का नियम लागू होता है, कौन सी का, उत्त विसर्ग संधि का, क्योंकि विसर्ग के बाद से पहले अ है और विसर्ग के बाद में तीसरा वर्ण है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या कर देते हैं, सो गच्छति, यानी विसर्ग के स्थान पर ओ, ठीक है। तो ये दोनों नियम थे किसके, उत्त विसर्ग संधि के, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने हैं दोनों नियम के। अगर विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में अ हो तो भी विसर्ग के स्थान पर ओ करना है, और विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो तो भी हमको विसर्ग के स्थान पर क्या करना है, ओ करना है, ठीक है। तो ये तो होती है कौन सी, उत्त विसर्ग संधि पूरी होती है। इसी के साथ में जो अगली संधि है आपकी, कौन सी, जिसे अपना मुख्य रूप से पढ़ते हैं और इसमें से निश्चित रूप से हमारे कोई ना कोई उदाहरण आता रहता है, तो वो आपको ध्यान रखना है, वो है रुत्व विसर्ग संधि। कौन सी, रुत्व विसर्ग संधि। अब नाम से ही हमें पता चलता है कि विसर्ग के स्थान पर क्या करना है, हमको रू करना है, लेकिन सूत्र है इसका स स जो शो रू, क्या है, स से जो सो रू, ठीक है। विसर्ग के स्थान पर हमको क्या करना है, रू, क्या करना है, रू। अब लेकिन अब ध्यान रखना है अपन को, अकारांत पद को छोड़कर, क्या है, अकारांत पद को छोड़कर, ऐसा कोई पद नहीं होना चाहिए जिससे पहले, जिसमें के अंत में अ हो, ठीक है, हैं, अकारांत पद को छोड़कर विसर्ग हो, क्या होना चाहिए, विसर्ग, और उसके बाद में, ठीक है, किसी भी प्रकार का वर्ण हो, क्या हो, व्यंजन, व्यंजन या फिर स्वर, कोई सा भी हो, तो हमें विसर्ग के स्थान पर क्या करना है, र करना है, क्या करना है, र करना है। इतना ध्यान रखना है आपको, बस इतना ध्यान रखना है कि विसर्ग से पहले अ नहीं होना चाहिए, ठीक है, अ अथवा आ, अ अथवा आ, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अ या आ के बाद विसर्ग नहीं होना चाहिए। बाकी किसी भी शब्द व्यंजन स्वर के बाद विसर्ग हो तो हमको विसर्ग के स्थान पर क्या करना है, र करना है। जैसे कोई भी अपन उदाहरण लेते हैं, नी धन विकार, क्या है, नी धन विकार। अब यहाँ पर विसर्ग से पहले क्या है, ई है, अ या आ तो नहीं है, इसलिए अपन को क्या करना है, यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर र करना है। और विसर्ग के स्थान पर जो र करते हैं वो कैसा रहता है, हलंत रहता है। हलंत र का
मतलब होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई स्वर नहीं होता है। जहाँ भी हलंत र होता है वो अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? आगे वाले वर्ण के ऊपर। जिस प्रकार से एक व्याकरण में नियम आता है, परिभाषा आती है कि जिस प्रकार से जल तुम्बिका न्याय न रेफस्य ऊर्ध्वगमनम, जिस प्रकार से अपन खाली तुम्बी को अगर जल में डुबोते हैं तो हाथ को हटाते ही और वो ऊपर आ जाती है, इसी प्रकार से र में से अगर किसी प्रकार के अपन स्वर को निकाल देते हैं तो र हलंत रह जाता है और वो अपने से आगे वाले वर्ण के सिर पर चढ़ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा हमारा मूल शब्द क्या? निर्विकार। क्या बन जाएगा? निर्विकार। ये र ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है। अगर कोई स्वर आ जाता है नी प्लस आधार, क्या है? नी प्लस आधार। अब विसर्ग के बाद में क्या है? स्वर है। ठीक है। अब देखो ये विसर्ग के बाद में आ रहा है, हमने कहा था कि अ या आ के अकारांत पद को छोड़ करके, यानी विसर्ग से पहले अ या आ नहीं आना चाहिए, बाद में कोई भी स्वर हो सकता है। तो हमको विसर्ग के स्थान पर क्या करना है? र। तो बन गया ने र हलंत आएगा। अब इसको पूरा करने के लिए अगर स्वर है तो आ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? निराधार। क्या बन जाएगा? निराधार। ठीक है। इसी प्रकार से मुनि धन न, तो क्या बन जाएगा? मुनीर्न। क्या बन जाएगा? मुनीर्न। ठीक है। कोई भी उदाहरण लेते हैं अपन, अगर जैसे दो प्लस विचार, क्या है? दो प्लस विचार, तो क्या हो जाएगा? दुर्विचार। क्या हो जाएगा? दुर्विचार। इसी प्रकार से दो प्लस आचरण, तो दुराचरण। ठीक है। तो हमको वैसे इतना ध्यान रखना है कि विसर्ग से पहले अगर अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर है तो हमें विसर्ग के स्थान पर क्या कर देना है? र कर देना है। और र के बाद में अगर स्वर है तब तो उस स्वर को अपन र में मिला देंगे। ठीक है। और जिस प्रकार से यहाँ पर आ मिला दिया, ठीक है, कोई और भी स्वर हो सकता है उसको मिला सकते हैं। और अगर विसर्ग के बाद में व्यंजन है तो उस र विसर्ग के स्थान पर जो र करेंगे उसको उस व्यंजन के ऊपर पहुंचा देते हैं। तो ये होती है मात्र छोटी सी कौन सी? रुत्व विसर्ग संधि। इसके बाद में जो अंतिम संधि बचती है वो है आपकी कौन सी? विसर्ग लोप संधि या लुप्त विसर्ग संधि जिसे कहते हैं। ठीक है। तो ये जो व्यंजन विसर्ग संधि है वो आपकी इतनी ज़्यादा कठिन नहीं है। इनमें से एक या दो उदाहरण निश्चित रूप से आपके लिए एग्जाम में आती हैं 10th क्लास में। जो बोर्ड पैटर्न है उसमें आपकी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ही दे रखी हैं ज़्यादातर, क्योंकि इनमें से 2-3 उदाहरण स्वर व्यंजन संधि के और 2-3 उदाहरण विसर्ग संधि के। अगली जो संधि है आपकी उसे कहते हैं लुप्त, ठीक है, या विसर्ग लोप संधि, लोप विसर्ग संधि। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन? विसर्ग का लोप करना है तो ए त दो सोलोपश्च, क्या है? ए तत्दो सोलोपश्च। यहाँ पर यहाँ के ए तत् और तत् मूल शब्द आ रहे हैं दोनों। कौन कौन से? तत्, हमको ध्यान रखना है तत् और ए तत्। क्या है? तत् और ए तत्। तत् माने वह और ए तत् माने यह। ठीक है। यहाँ हमको इन दोनों शब्दों के शब्द रूप याद होने चाहिए। क्या है? सर्वनाम शब्द है, तत् माने वह और ए तत् माने यह। अब ये तत् शब्द के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, जैसे पुल्लिंग में चलते हैं स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यम तै। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में सा ते ता तत् ताम ते ता। ए तत् के ऐसा एतौ एते ए तम एतौ एतान। ठीक है। स्त्रीलिंग में ऐसा एमे इमा। तो इस प्रकार से आपको ये शब्द रूप अगर याद हैं इसके सर्वनाम शब्दों के तो आप को ध्यान रखना है तत् और एतत् शब्द रूप जो हैं, क्या हैं? शब्द रूपों के विसर्ग का क्या करते हैं? लोप। क्या करते हैं? विसर्ग का लोप करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस। कौन सी? कि तत् और एतत् शब्दों के जो शब्द रूप हैं उनमें कहीं भी विसर्ग आते हैं तो उनका अपना लोप करते हैं। जैसे एस धन कृष्ण, क्या है? एस धन कृष्ण, ये एतत् शब्द के रूप बनते हैं।
क्या बनता है, एतत् शब्द के रूप बनती हैं। तो इसका बना देंगे अपन एष कृष्ण। क्या करना है, एष कृष्ण, यानी एष पे जो विसर्ग आ रहा है उसका लोप कर देंगे अपन। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे स बालक, क्या है, स बालक, तो हम इसके विसर्ग का लोप कर सकते हैं स बालक। क्या है, स बालक। ठीक है, इसी प्रकार से एतयो धन बालकयो, एतयो बालकयो, तो एतत् शब्द के षष्ठी सप्तमी के द्विवचन में बनता है ये। यहाँ विसर्ग आती हैं तो एतत् और तत् शब्द के शब्द रूप बनाते समय जहाँ जहाँ विसर्ग आते हैं उन विसर्गों का अपन क्या कर सकते हैं, लोप कर सकते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा एतयो बालकयो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम विसर्ग लोप संधि पढ़ते हैं। इसी में एक नियम और आता है विसर्ग संधि में कि अगर इनके अलावा कोई उदाहरण आता है, क्या होता है, इनके अलावा अगर कोई उदाहरण आता है तो वहाँ भी ज़्यादातर हमारे उदाहरण आते हैं जो जाने पहचाने होते हैं विसर्ग लोप संधि के। वैसे जहाँ तक है वहाँ तक आज तक के किसी भी बोर्ड एग्जाम में विसर्ग लोप संधि के जो उदाहरण आए हैं वो 2-4 उदाहरणों में से ही आते हैं। जैसे हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि र के बाद क्या आए, र के बाद क्या आए, र। ठीक है, हो और हो तो पूर्व र का लोप करते हैं। ये भी लोप विसर्ग संधि का ही नियम है। तो यदि र के बाद में अगर र आ जाता है तो अपन क्या करेंगे, पूर्व र यानी पहले वाले र का क्या करेंगे, लोप तथा उससे पहले स्वर को दीर्घ करते हैं। ये चीज़ आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इनमें से एक उदाहरण आ जाता है, क्या करना है, अपन को देखना है कि र के बाद में अगर र आए, क्या है, र के बाद में र आता है तो विसर्ग के मतलब अपन को क्या करना है, पहले वाले र का लोप करना है और इससे पहले जो भी स्वर है उसको क्या करना है, दीर्घ करना है। जैसे निर प्लस रज, निर प्लस रज। ठीक है, अब यहाँ 2 र हैं, पूर्व र का हमने क्या कर दिया, लोप कर दिया। तो ये भी इसी संधि का उदाहरण है, लोप विसर्ग संधि या विसर्ग लोप संधि का। ठीक है, तो विसर्ग हमारा इस र का लोप कर दिया तो बन गया नी। ठीक है, लेकिन इसने कहा था कि इसका अगर लोप करेंगे तो इससे पहले जो स्वर है उसको हमें दीर्घ करना है। तो ई है, इस ई के स्थान पर अपन को क्या करना है, दीर्घ ई करना है। तो नीरज, क्या है, नीरज। समझ आ रहा है, तो ध्यान रखना है निर प्लस रज बराबर क्या बनता है, नीरज। ठीक है, इसी प्रकार से अंतर्धन राष्ट्रीय, अंतर्धन राष्ट्रीय। अब कई बार अपन व्याकरण की दृष्टि से इस शब्द को अशुद्ध लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अशुद्ध लिखते हैं, क्योंकि अब देखो यहाँ पर इस र का लोप करेंगे क्योंकि इसके बाद में क्या है, र है, तो इसका लोप कर दिया हमने। तो इससे पहले क्या है, त में अ, इसको दीर्घ करेंगे तो क्या बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, जबकि अपन ने कई जगह लिखा हुआ देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय। क्या लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, ऐसे लिखते हैं। ये र अपन ऊपर चढ़ा देते हैं जो व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतः अशुद्ध है। ये उदाहरण शुद्ध पूछने के लिए कई जगह आ चुका है, कई भर्ती परीक्षाओं में आ चुका है, कई टेस्टों में पूछा जा चुका है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसको 90% जो छात्र हैं वो इसको गलत करके आते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ऐसा तो हमने कहीं भी किसी भी बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे या हवाई अड्डे पे ऐसा शब्द कभी नहीं देखा है लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय। जबकि व्याकरण की दृष्टि से यही शब्द शुद्ध है, क्योंकि जब इसका विच्छेद करते हैं अपना तो अंतर प्लस राष्ट्रीय। ठीक है, र का लोप करने के कारण इससे पूर्व स्वर को क्या कर दिया हमने, दीर्घ कर दिया। तो ध्यान रखना, अंतर्धन राष्ट्रीय बराबर क्या बनता है, अंतर्राष्ट्रीय। तो ये मूल शब्द हैं, ज़्यादातर ये शब्द आता है और ये नीरज शब्द आता है। ठीक है,
तो इसके साथ में ही मित्रों आपकी होती है कौन सी, विसर्ग संधि कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो हमारे ऐसे स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी जो समस्याएं हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में भेजते रहें। धन्यवाद मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही।